मेरा जो एजेंडा है, हालांकि आपका सवाल का जवाब उसी टाइम में मैं देते जाऊंगा। पहला है, आपको सेल्फ डेवलपमेंट क्यों जाना चाहिए, जैसा कि क्या फायदा है, कितना एक्स्ट्रा एरिया मिलने वाला है, उससे क्या क्या बेनिफिट है। और दूसरा, सेल्फ डेवलपमेंट में जाने की वजह से फंड किधर से आएगा। दूसरा ये जो एजेंडा है मेरा, फंड किधर से मिलेगा, पैसा किधर से आएगा। हम तो रिटायर्ड है, आपका ये सवाल तो आया ही है, तो मैं दूसरा फंड के ऊपर दूंगा। तीसरा है, जैसे कि फंड आया तो भी उसका ब्याज क्या होगा, किस तरह से होगा, टाइटल क्या रहेगा, कैसा होगा, ये सब सवाल जो आपका कमेटी ने रेज किया वो मैं करूंगा। फिर तीसरा आता है, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा। जैसे कि डॉक्यूमेंट, हमारा फ्लैट को मॉर्गेज करना पड़ेगा, जमीन को मॉर्गेज करना पड़ेगा, फिर किसी ने जैसा लोन लिया होगा उसका क्या होगा, कोई आदमी पेमेंट नहीं कर सकते तो उसको क्या होगा, रिटर्न है तो क्या होगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट एंड सिक्योरिटी, तो बिल्डर को देने से हमको बैंक गारंटी मिलता है, इधर क्या मिलेगा, और इसमें गवर्नमेंट किस तरह से हमें मदद कर रहा है, क्या सही में सेल्फ डेवलपमेंट जाते हैं तो गवर्नमेंट का कोई योगदान है, कोई बेनिफिट है, क्या एफएसआई एक्स्ट्रा मिलने वाला है। और लास्ट में जो शुरुआत का ही सवाल है, इसमें अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, इसमें किस तरह से हम इसको एक पॉजिटिव वे में जा सकते हैं, और आखिर में चैलेंजेस क्या है। चैलेंजेस मतलब बहुत सारा लोग सेल्फ डेवलपमेंट क्यों नहीं करते, हर्डल्स क्या है, तो चैलेंजेस क्या है, और उस चैलेंज को किस तरह से हम फेस कर सकते हैं। तो मेरा पहला जो मुद्दा है, ये जो सेल्फ डेवलपमेंट है, ये कोई नया चीज नहीं है, बिल्कुल नया नहीं। आपको यदि मन में आता है कि ये सेल्फ डेवलपमेंट रमेश प्रभु आके कुछ नया चीज बताने वाला है, नहीं, ये तो सालों से चलते आया है और मुंबई में थाना में हो चुका है। जैसे कि शुरुआत में आपको पता होगा, मुंबई में जब बंगलोस थे, बंगलो को छोड़ के जब सोसाइटी बना था तो लोग क्या करते थे, बंगलो खरीदते थे और सोसाइटी का मतलब एक आधा एम्प्लॉइज है, कॉर्पोरेशन बैंक का एम्प्लॉइज है, रिजर्व बैंक का एम्प्लॉइज है, या कोई सातारा का है, कोई नॉर्थ इंडियन है, उन लोग अपना सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में किधर ना किधर मिलते थे, कोई मंडल में मिलते थे, रेसिडेंट वेलफेयर मतलब छोटा छोटा मंडल मिलके अपना कर्नाटका वेलफेयर एसोसिएशन, सतारा वेलफेयर एसोसिएशन, आपका कच्ची लोग का वेलफेयर एसोसिएशन, या बैंक का एम्प्लॉयज अपना कैंटीन में ये मिलके क्या करते थे, पैसा हमको घर चाहिए, चलो 10 लोग मिलते हैं, हर आदमी 1-1 लाख रुपए निकालते हैं, हम लोग एक चीफ प्रमोटर को अपॉइंट करते हैं, एक सोसाइटी बनाते हैं, सोसाइटी के नाम से हम जगह लेंगे, जगह लेने के बाद उसको आर्किटेक्ट को अपॉइंट करते हैं, आर्किटेक्ट को अपॉइंट करने के बाद हम कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करने के बाद फ्लैट अलॉट करेंगे और बिल्डिंग बन जाते हैं, लोग रहने को आते हैं। ऐसे 10,000 सोसाइटी। मेरा जो 1990 से जब मैंने मेरा कैरियर शुरू किया, मैंने इनकम टैक्स एम्प्लॉयज को इकट्ठा लाया है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को इकट्ठा लाया है, मैंने रिजर्व बैंक का एम्प्लॉयज को इकट्ठा लाया, रिजर्व बैंक का बाद में नाबार्ड लोगों को इकट्ठा लाया, इनको इकट्ठा ला के उनका इंडियन एयरलाइंस को, एयर इंडिया वाले को, ऐसे लोगों को इकट्ठा लाया और उनका चीफ प्रमोटर को नियुक्ति करके ऐसा मीटिंग लेके उनको बोला कि आप कैसे अपना खुद का बिल्डिंग बना सकते हैं, और उन्होंने हकीकत में वसई विरार में बनाया। और जैसे कि मैंने अभी शुरुआत में एग्जाम्पल दिया था, 2 बिल्डिंग जो अंधेरी में हुआ, एक वर्सोवा में, एक विरार देसाई में, एक आर्मी लोगों का है, एक रेसिडेंट लोगों मतलब स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज का। उसी तरह से हमारा दूसरा जो हुआ है सेल्फ रिडेवलपमेंट, वही भूमिका में एक गोरेगांव में विलय पाना। तो अभी हम आते हैं कि जैसे कि आप कैंटीन में मिलते थे, सोशल में मिलते थे, ऐसा बना है। आपको बहुत सारा बैंक का सुना कि नहीं आपने, स्टेट बैंक एम्प्लॉयज का सुना कि नहीं, कैनरा बैंक का सुना कि नहीं, अपना सोसाइटी सुना है ना, किधर है, LIC सोसाइटी सुना है, देवमंगल है। तो ये क्या होता है, ये लोग इकट्ठा आए, जमीन लिया, जमीन लेने के बाद उस जमीन को मॉर्गेज किया, जमीन को मॉर्गेज करके लोन लिया, 80% लोन मिलता है, 20% अपना PF से इधर से उधर से जमा करते हैं, और उसके बाद आपने
बिल्डिंग बनाने के लिए आर्किटेक्ट का अपॉइंट किया, आर्किटेक्ट का प्लान मंजूरी हो गया, हर एक का एक ही एज का एरिया का प्लान रहेगा। उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्टर में अपॉइंट किया, कॉन्ट्रैक्ट को मटेरियल दिया, बिल्डिंग बना। लेकिन फिर आप बोलेंगे कि भाई साहब वो उस टाइम में हुआ, अभी कैसा होगा? जमाना बदल गया। उस टाइम में हम तो चल के जाते थे या हम रिक्शा में जाते थे या बस में जाते थे। आज तो एरोप्लेन का जमाना है, आज तो इंटरनेट का जमाना है, आज का मोबाइल का जमाना है, उसमें हमको नहीं जाते। नया चीज मैं नहीं बता रहा। उधर एक चीफ प्रमोटर अपॉइंट होता है और आप कंट्रीब्यूशन कलेक्ट करते हो। आज आप मेंटेनेंस का कलेक्शन करते हो, उसी तरह से उधर भी कंट्रीब्यूशन आप कलेक्ट कर सकते हो। फिर चीफ प्रमोटर, इधर तो चेयरमैन सेक्रेटरी है आपके पास। चेयरमैन सेक्रेटरी को आप एक रीडेवलपमेंट कमेटी अपॉइंट कर सकते हैं, उसमें एंटायर कमेटी रहेगा, बाकी का यंगस्टर को कुछ लोगों को ले सकते हैं। और उसमें एज पर द न्यू एक्ट आप उधर 2 एक्सपर्ट डायरेक्टर को ले सकते हैं आपका कमेटी में। भले मैं आपका सोसाइटी का मेंबर नहीं हूँ, बन जाओ, बराबर ना, तो भी आप उसको ले सकते हो। एक आर्किटेक्ट को ले सकते हो एज एक्सपर्ट डायरेक्टर, आपका सोसाइटी में एक्सपर्ट डायरेक्टर करके 2 लोगों को आप ले सकते हो। उसी तरह से ये कायदे में प्रावधान है। नॉर्मली क्या बोला जाता है कि जिस आदमी का नाम से फ्लैट नहीं, उस आदमी सोसाइटी में मेंबर नहीं बन सकता। लेकिन एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट करना है, आपको लगता है कि एक आर्किटेक्ट को हमारे सोसाइटी का मेंबर बनाना है, एक्सपर्ट डायरेक्टर रहेगा, एक्सपर्ट रहेगा, उसका फीस रहेगा, लेकिन वो हर कमिटी मीटिंग में रहेगा। उसी तरह से एक फंक्शनल डायरेक्टर आप अपॉइंट कर सकते हैं। जैसे आपका सवाल था, ये प्रोजेक्ट का जिम्मेदारी कौन लेगा? जैसे एक कंपनी में सीईओ होता है, बराबर, उसी तरह से आपको इस प्रोजेक्ट को लेके जाने के लिए जो एक्सपर्ट आदमी है, जो सिविल इंजीनियर है, जिसको 25 से 30-50 हजार पगार रहेगा, लेकिन 50 हजार पगार भी आप देते हो, उसको सीईओ बनाते हो, प्रोजेक्ट इंचार्ज बनाते हो। वो आदमी जब से आपने सोचा तब से लेके जब तक ओसी नहीं मिलता है आपके साथ रहेगा। मैंने कहा 50 हजार भी लेता है, 3 साल भी होता है, तो ज्यादा अमाउंट नहीं होता, 18 लाख है, 20 लाख है। लेकिन आप 20 लाख उस तरह से मत देखो, जब स्क्वायर फुट में जाते हो 10 रुपए भी नहीं होता, क्योंकि आप बोलेंगे 50 हजार हर महीना कौन देगा, कैसे देगा? आपको नहीं देना है, वो प्रोजेक्ट से आता है। यदि आप डेवलपर भी देखता है, डेवलपर भी 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए भर के एक प्रोजेक्ट इंचार्ज बनाता है, तो अपन 50 हजार 60 हजार रुपए भी महीने का देता है। एक सिविल इंजीनियर लेता है जिसको 3-4 साल का अनुभव है, वैसे आदमी को हमको प्रोजेक्ट इंचार्ज बनाना है। उसके बाद उसको फंक्शनल डायरेक्टर करके अपना कमिटी में भी, हर मैनेजिंग कमिटी मीटिंग में आना चाहिए, उसको जवाबदारी देना चाहिए। और जवाबदारी देने के बाद उसके पास एग्रीमेंट होगा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगा। तो इस तरह से आप एक जो है एक्सपर्ट डायरेक्टर को ले सकते हैं, उसको हर मीटिंग में कुछ ना कुछ चीज दे सकते हैं। उसी तरह से आप फंक्शनल डायरेक्टर ले सकते हैं। उसके बाद सवाल आता है, उस टाइम में फंड रेज नहीं होता था, वो कैसा होता था? जैसे 20% आप पीएफ में इधर से उधर से लाते थे, 80% आपको एम्प्लॉय देता था, एचडीएफसी देता था, या कोई महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव फाइनेंस था, महाराष्ट्र मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक था, ऐसे बैंक लैंड को मॉडिफाई करके पैसा देते थे। आर्किटेक्ट को अपॉइंट करते थे, आर्किटेक्ट प्लान बनाता था, फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंट होता था, उधर पैसा आता था। और आपका क्वालिटी, जिस तरह आप खुद खड़ा होकर एक आर्किटेक्ट अपॉइंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंट करते हैं, आपका इंटीरियर किस तरह से आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, कर सकते हैं, उसी तरह से आपका बिल्डिंग का देखभाल आप अपना सुपरविजन से कर सकते हैं। यदि आपने बिल्डर को दिया तो उसका सुपरविजन उसके हाथ में रहता है। हालांकि वो अच्छा ही करेगा क्योंकि उसको फ्लैट बेचना है, लेकिन उसको फ्लैट बना के बेच के फिर उसको प्रॉफिट करके जाना है। वो ये जरूरी नहीं है कि वो क्वालिटी उतना देखेगा जितना आप देखो, क्योंकि आपको इधर रहना है, आपका अगला जनरेशन को ये फ्लैट देना है या असेट देना है। तो इसलिए वो इस तरह से आप जो इच्छा से जो इंटरेस्ट लेंगे वो वैसा शायद बिल्डर नहीं करेगा। तो आपको अच्छा प्रोफेशनल अवेलेबल है। आज एलएनटी में भी है, अलग अलग कंपनीज है, गोदरेज है, महिंद्रा स्पेस है, लिस्टेड कंपनीज है। इन लोग भी आपको पता है कि अच्छा काम प्रोफेशनल को अपॉइंट करके करते हैं। उसी तरह से आपको इसमें प्रोफेशनल को लाने में कोई कटौती नहीं करना, उधर बचाना नहीं चाहिए। 1980 के बाद क्या हुआ? 1980 के बाद ऐसा होता था, लेकिन इसके बाद प्रॉब्लम ये हुआ, लोगों को खुद इंटरेस्ट नहीं है, कोई ना कोई रेडीमेड चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, पहले आप गांव में सब देखा होगा, घर में शादी होता है तो फैमिली का सब लोग इकट्ठा होंगे,
घर में सामान आएगा, घर का एक आप रसोई बनाने वाला एक क्या बोलते हैं महाराज को आप लेके आओगे, बाकी का सब सामान ला के दोगे और उसका टेस्ट अलग है। जो आप बोलते हो वैसा बनाएगा, एक दो आइटम एक्स्ट्रा चाहिए तो वो भी बना के देगा, आपको सिर्फ सामान ही ला के देगा, बराबर ना। तो ये आज के दिन में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। आज हम लोग क्या है, चलो 200 रुपए पर थाली, 400 रुपए थाली, तो आप ये मेनू फिक्स करो, वो मेनू में नहीं है तो भी बोलेगा अचार है, नमक है, ये 10 आइटम है तो 12 आइटम 14 आइटम जोड़ के आपको बता देगा, जो कि कीमत कुछ नहीं है। नमक भी डालेगा और आपका अचार भी लिखेगा, पापड़ भी लिखेगा, पापड़ में 4 टाइप का पापड़ लिखेगा, फ्राइड पापड़, ये पापड़, वो पापड़, मसाला पापड़, आपको मेनू में दिखेगा 10 आइटम है, उधर 2 ही आइटम। तो ऐसे ही बिल्डर आपको एक पैकेज बना के आपको ऐसा बताएंगे, मैं ये एमिनिटी दूंगा, मैं वो दूंगा, मैं टाइल्स डालूंगा, मैं फुल टाइल डालूंगा, मैं आपको जगवार का दूंगा। तो लेकिन आप उसमें इंप्रेशन होते हैं और लोग उसका जवाबदारी सुन के हो जाते, लेकिन वो आदमी इधर प्रॉफिट करने को आता है। लेकिन फिर भी आज क्या हुआ, बिल्डर का ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, जमीन अपने हाथ में लेके होर्डिंग थे। इसके लिए जमीन भी चाहिए, वो बोलेंगे नहीं बिल्डिंग हम बना के देंगे, आपको जमीन नहीं देंगे। मतलब कॉन्ट्रैक्टर स्टार्टेड बिकम ए बिल्डर, लैक ऑफ लैंड, जमीन सब अपने हाथ में उन्होंने करके लिया, जमीन वालों को पैसा दिया, अपना हाथ में करके लिया। इसके लिए बाद में जमीन का अभाव हुआ, उसमें ब्लैक मनी आने लगा और गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी लाया उसके अंदर अलग अलग नियम करने से अंडर टेबल का सवाल आया, तो लोग कंटाल गए और बाद में सब लोगों को इकट्ठा लाना वो भी मुश्किल हुआ, क्योंकि बहुत सारा चीफ प्रमोटर जो चेयरमैन सेक्रेटरी बने तो उन्होंने अपने लोगों के साथ गद्दारी भी की। जैसे कि 1.5 लाख रुपए की कॉन्ट्रीब्यूशन लिया, बोला कि 10 लोगों का 15 लाख होता है, 15 लाख में हम जमीन लेंगे, 10% कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे 1.5 करोड़ के अंदर और एमओयू करेंगे। वो 15 लाख रुपए लेके वो क्या किया, गांव में अपना बंगलो बना दिया, बराबर। ऐसा देखो, हकीकत में हर समाज में अलग अलग टाइप का लोग, तो वो बोलते कि चलो 15 लाख मेरे पास आया, मैं गांव में एक जमीन लिया, क्योंकि जमीन मुझे भी चाहिए था, 7.5 लाख रुपए डाला, इधर 15 लाख के अंदर मैंने जमीन मालिक को बोला चलो 7.5 लाख रुपए आप ले लो, 15 लाख का एग्रीमेंट करके दो। फिर वो जमीन आपका लिटिगेशन में गया, लिटिगेशन के होने की वजह से लोगों को चीफ प्रमोटर के ऊपर, सोसाइटी का पदाधिकारी के ऊपर विश्वास निकल गया। फिर एक बार आपने सोचा कि ये गलत हो रहा है तो आप ऐसे ही लगते, लॉस ऑफ ट्रस्ट, लोगों के ऊपर एक दूसरे के ऊपर विश्वास निकल गया। हमको लगता है कि बिल्डर जो है वो एग्रीमेंट बनाएगा, वो हमें काम करके देगा, लेकिन अपने ऊपर, अपने मेंबर के ऊपर, अपने समाज के लोगों के ऊपर हमें विश्वास नहीं रहा। लैक ऑफ ट्रस्ट, लैक ऑफ बहुत सारा चीटिंग होने की वजह से बिल्डर लोगों ने इसको एनकरेज करते, बिल्डर ने अपना कॉन्ट्रैक्टर लोग जो है वो बिल्डर बन गए। नहीं तो 1980 के पहले आपको कॉन्ट्रैक्टर ही मिलते थे, बिल्डर नहीं था। लेकिन 1980 के बाद कॉन्ट्रैक्टर ने इसको बेनिफिट में लिया और वो बिल्डर बन गया। लेकिन अभी क्या हुआ है, इसके बाद जो हकीकत में क्या हुआ, बिल्डर लोग आजकल ज्यादा चीटिंग करने लगे। तो इसके लिए हमें लग रहा है कि अभी सेल्फ रिडेवलपमेंट एक ऐसा चीज है जहां अपने आप में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे तो कर सकते हैं, क्योंकि लॉस ऑफ ट्रस्ट एंड फेथ विद द डेवलपमेंट। अभी आपको पहला अपना कमिटी के ऊपर भरोसा नहीं था, इसके लिए आपने बिल्डर अपॉइंट किया, लेकिन आज बिल्डर के ऊपर भी आप भरोसा नहीं कर सकते हो। 50% के बिल्डर जो है आपको बताएगा ये करेगा ही। लॉस ऑफ ट्रस्ट एंड फेथ विद द बिल्डर वो आज नहीं है। आप कितने भी सेल्फ रीडेवलपमेंट में गए प्रोजेक्ट, मैं आपको एक 50 एग्जाम्पल दूंगा, आपको ये निकालो एग्जाम्पल, उसमें से आपको लगेगा 50% लोग हैं जहां बिल्डर ने उनको चीटिंग किया। ऐसा जरूरी नहीं कि वो चीटिंग आपके साथ होना चाहिए, लेकिन हुआ है। दूसरा, बिल्डर जो आता है उसका प्रॉफिट फोटो है, उसका आपका बिल्डिंग बना के देना ये नहीं करना, लेकिन उसको 30% का काम करके 70% आपका कीमत है। जैसा मैंने बताया, लैंड बीइंग 60 to 70% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट इज ऑलरेडी इन द सोसाइटी। आज सेल्फ रिडेवलपमेंट क्यों नहीं होता था, क्योंकि जमीन ही नहीं मिलता था।
मैंने जो एग्जाम्पल दिया कलेक्टर का और आर्मी का, क्योंकि कलेक्टर ने कंसेशन रेट में लैंड दिया। आज लैंड 70% आपके पास है, जिसका कीमत मैंने जैसे बताया 15,000 है। 4,500 भी आपका अप्रूवल का खर्चा और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आप पकड़ दो, 10.5 लाख का प्रोजेक्ट का कीमत फर्स्ट कैपिटल आपके पास ऑलरेडी है। तो इसके लिए 70% जब आपके पास ऑलरेडी है, मुझे नहीं लगता है आपको कोई दिक्कत करना चाहिए। दूसरा है, जैसा कि आपका कमेटी की तरफ से आया था कि प्रोफेशनल अवेलेबल है क्या, आर्किटेक्ट कौन होगा, कैसा होगा। तो प्रोफेशनल अवेलेबल है, उनका फीस नक्की होगा और उसके चेक से पेमेंट होगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आता है कि अंडर हैंड का जो खर्चा है, जैसे कि अंडर हैंड का खर्चा होगा, अप्रूवल का खर्चा होगा, बराबर, ये कैसा होगा। सोसाइटी अंडर हैंड का खर्चा कैसे कर पाए। अंडर हैंड का जो खर्चा है वो बहुत होगा, हमें उसका एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करेंगे कंस्ट्रक्शन की। तो मेरा ये बोलना है, द अप्रूवल एक्सपेंसेस कैन बी इनकर्ड इन द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ओनली। जैसे अप्रूवल का खर्चा होता है, अंडर हैंड का टेबल होता है, 30-40 अप्रूवल है, हम हमारा टेंडर में लिखेंगे कि हमारा जो खर्चा ये आपको करना है, जैसे आईओडी लाना है, आईओडी का 50 कंडीशन है, आपको ये एनओसी लाना है, वो एनओसी लाना है, आपको इधर प्रीमियम भरना है, आपको ये करना है, आप प्लान सैंक्शन करना है, ये सब जो चीज है, इसका जो खर्चा है आर्किटेक्ट को एस्टिमेट देगा, और जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको पता है, तो हम बोलेंगे कि भाई साहब ये खर्चा आपको करना है। तो ये चीज जब हम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करते हैं, उस कॉन्ट्रैक्टर में के साथ हम टेंडर में ये लिखेंगे, ये अप्रूवल लगता है, ये अप्रूवल आपको लाना है, उसका खर्चा आपको करना है, आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के साथ उसको जोड़ना है, ताकि आपका सिर पे जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस होता है वो नहीं हो, और आप तय कर सकते हैं कि ये वो वही करेंगे कि ये प्लान कैसा होने वाला है, किस तरह से बनेगा। क्योंकि यदि बिल्डर को देता है तो बिल्डर क्या सोचेगा कि मुझे बेचने को किस तरह से मिलेगा, बेचने के लिए मुझे किस तरह से बनाना है, तो वो हिसाब से वो प्लान बनाए। जबकि आप खुद प्लान बनाते हो, आप अपना रहने के हिसाब से, अपने खुद के हिसाब से वो किस तरह से होगा, क्या होगा, इन एडवांस बिल्डर को अपॉइंट करने के पहले, प्लान पास करने के पहले आपका आर्किटेक्ट मल्टीपल प्लान आपको बना के देगा। जो मैडम का सवाल था, कितना प्लान बना के देगा, जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो, तो जब प्लान बनता है, अपना आर्किटेक्ट आपका सब रिक्वायरमेंट चेक करता है, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लान बनेगा, और प्लान बनने के बाद उसके पास खांचा तो रहता है कंप्यूटर में। अभी आपने बोल दिया इसमें ऐसा चेंज करो, ठीक है, उसने चेंज कर दिया, आप बिल्डर के पास जाके 10 बार बात करेंगे ना, बिल्डर भगा देगा। तो ये मैं थोड़ी तुम्हारे लिए बैठा हूं, तुम कमेटी को बोलो, कमेटी बोलेगा हम क्या करेगा उसका। तो इस तरह का बिल्डर और कमेटी और आपको डिस्टर्ब हो जाता है। जबकि प्लान ही एडवांस में आपको मालूम पड़ता है कि मेरा इतना प्लान बनता है, इस तरह से बनता है, आपका आर्किटेक्ट आपको इधर लिखाएगा, करेगा, प्लान मंजूरी होगा, आप अपना घर में बैठे हो, सब कुछ है, कोई बिल्डर अपॉइंट नहीं किया, आपका अपना हिसाब का चॉइस का प्लान बन सकता है। और दूसरा, एक बार प्लान बनने के बाद जो नया फ्लैट आने वाला है वो भी किस साइज का बन सकता है वो आप तय कर सकते हो, क्योंकि आपका जैसा फ्लैट है वैसे ही बनेगा। दूसरा, यदि सेल्फ डेवलपमेंट जाते हो तो आपको जो मेंबर आने वाला है, हालांकि कई बार लोग बोलते हैं कि आप डेमोक्रेटिक के खिलाफ बात कर रहे हो, नहीं, मैं ये बताता हूँ, जो आदमी आने वाला है, पहला आप अपना दोस्तों को बुला सकते हो, अपना मेंबर का दोस्त, फैमिली जो है, भाई है, बहन है, या काका है, चाचा है, तो अपने कलीग्स है ऑफिस में काम करने वाले, उनको हम इनवाइट कर सकते हैं, भाई साहब हमारा रीडेवलपमेंट होने वाला है, यदि आपको इंटरेस्ट है, मुलुंड का ऐसा प्राइम लोकेशन में, अपने लोग, अपने टाइप का लोगों को बुला सकते हैं। जैसा आपने नायक मैडम ने जब आने के बाद मुझे बहुत अच्छा खबर दिया, इधर कोई डिस्प्यूट नहीं, हम 40 साल से 35 साल ऐसे रह रहे हैं, एक दूसरे भाईचारा से रह रहे हैं। हालांकि दूसरे सोसाइटी में बहुत कुछ होता होगा, लेकिन हम एक दूसरे को इतना अच्छा प्यार मोहब्बत से देख रहे हैं, हर जगह में हम लोग एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, तो ये भाईचारा रखना है। तो नया आदमी क्या होता है, हाउसिंग सोसाइटी में डिस्प्यूट कब आता है, जब फ्लैट बिका जाता है, या बिल्डर जब फ्लैट बेचता है, अलग अलग लोगों को देता है, अलग अलग
शेयरों का लोगों को देता है। अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं, हालांकि वो रहते हैं एक ही जगह में और अलग अलग साइज का फ्लैट बनाते हैं, तो अलग अलग इनकम लेवल का लोग आते हैं, फिर उनका दादागिरी अलग ही रहता है। कोई पॉलिटिकल आदमी है, उसका रहना सहना अलग है, कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर है, उसका ब्लैक मनी से पैसा आया होगा तो उसका रहना करना अलग है, और वो सोचता है कि मैं कंपनी में इतना बड़ा आदमी हूँ, सीईओ हूँ, और मेरा ऑफिस में मैं इतना बड़ा हूँ, इधर के चेयरमैन सेक्रेटरी मेरा क्या बिगाड़ लेगा, तो उसको मैं देखता हूँ, करता हूँ, मतलब अपना ईगो उधर लाते। तो ये लाने से डिस्प्यूट बढ़ता है। हालांकि सोसाइटी फिर कायदा कानून, फिर सोसाइटी का माहौल खराब होता है। नहीं तो भाईचारा से रहते हैं तो बहुत अच्छा है। तो यदि सेल्फ रिडेवलपमेंट करते हो, आप अपने आप में कर सकते हैं। ठीक है, पहला जो फ्लैट है हमारा, आज के तारीख में हमारे पास कितना फ्लैट है? 32 फ्लैट है, ठीक है ना। तो 32 फ्लैट बेचने के लिए मान लो मैं बोलता हूँ 20 फ्लैट निकल, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी। ये 20 फ्लैट हमारे लोग को पहला हम ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि प्लान बनते बनते 20 फ्लैट, ठीक है भाई, जिसको भी इंटरेस्ट है 1000 रुपए दो, 5000 रुपए दो, एप्लीकेशन दो, तो हम उनका इंटरव्यू ले सकते हैं, समझ ले सकते हैं, उनका पैसा किधर से आने वाला है, ये सब समझा सकते हैं, कर सकते हैं। अपने जैसा चाहिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप जिसको फ्लैट लेना है उसको मना करो, लेकिन अपना सोच समझने वाला, लाइक माइंडेड वाला आता है, वे भाईचारा आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसके लिए तो आपको अपना आदमी जैसा लाइक माइंडेड पर्सन कैन बी इनवाइटेड, दे कैन बिकम ए मेंबर। और दूसरा सवाल आया था वेंकट रामन का कि हमें कितना एक्स्ट्रा एरिया मिलेगा, क्या मिलेगा। देखिए, मेरा सीधा सादा गणित है, ये गणित थोड़ा सा समझने में भी आसान होगा, कोई गलती नहीं है, एकदम आसान। आपका जगह का कीमत 70% बराबर है, 30% प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, अप्रूवल खर्चा, वो 30% जो बिल्डर लाने वाला है, वो 30% वो कैसे लाएगा? वो एक ही बार नहीं लाएगा, ये लाएगा अपना अलग अलग इन्वेस्टर से पैसा लाएगा, अस्ते अस्ते लाएगा। लेकिन 30% डाल के यकीन करो आपका जो प्रॉफिट होगा 60% या मैक्सिमम 70% वो लेके जाए। ये आपको गणित करने के बाद पता चले, चाहे तो मैं भी अभी भी गणित करके बताऊंगा, 60 to 70% बिल्डर लेके जाता है। मोटा मोटी ऐसा बोल दो ना कि हम लोग को नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा 1000 फ्लैट स्क्वायर फीट के ऊपर कितना मिलेगा, बताओ। मोटा मोटी बोल दो। मोटा मोटे बोलने के पहले आपको हकीकत समझनी। बात मत जो बिल्डर है वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और अप्रूवल खर्चा डालता है, वो भी स्टेजेस में डालता है। 70% प्रोजेक्ट का कीमत आपका है, लेकिन आपको देगा जो भी प्रॉफिट आता है उसमें से 30% डाल के आपको 30% प्रॉफिट देगा, लेकिन 70% प्रॉफिट वो देगा। ये मोटा मोटा 100 रुपया यदि वो खर्चा करता है, बराबर ना, उसके सामने उसका डबल 200 रुपया वो प्रॉफिट लेके जाता है। जबकि वो 100 रुपया आप डालते हो, वो 200 का 200 रुपया प्रॉफिट अपने पास रह सकता है। इसके लिए मैं मोटा मोटा बोलता हूँ, अभी बिल्डर लोग जब बिल्डिंग, आप कोई भी बिल्डर को बुलाओ, कितने भी टेंडर निकालो, आपको 30 to 35% इतना प्राइम लोकेशन में उसके ऊपर वो देगा, ये मान के चलो 100% नहीं दे। मगर आप यदि डेवलप करते हो जहां 35% की बात हुआ है, तो उधर आपको 70% डबल एरिया मिल सकता है। जो बिल्डर आपको 35% देगा, उसके सामने 70% आपको एक्स्ट्रा एरिया 100% मिल सकता है। अभी मोटा मोटा आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि जो प्रॉफिट बिल्डर लेके जाने वाला है, आपको जितना एक्स्ट्रा एरिया देता है उसका ही एक्स्ट्रा एरिया, तो 100% तो प्रॉफिट वो लेके जाने वाला ही, वो अपने पास बच सकता है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करते करते वो तो करने वाला ही है, वो सिर्फ मैनेज करने के लिए वो आपका जहां 35%, 30 to 35% के ऊपर नहीं मिलेगा। ये आप लिख के ले लो, चाहे तो आप एक कोशिश भी करो, कोई भी बिल्डर को बोलो, ऑफर देने को बोलो, वो 30 to 35% के ऊपर नहीं देगा। लेकिन यदि सेल्फ डेवलपमेंट करते हो, आपको 1 रुपया भी कंट्रीब्यूशन नहीं करना है, आपको अपना कॉर्पस मिलेगा, आपका भाड़ा बिल्डर देने वाला सब मिलेगा, सब मिलेगा। मिलने के बावजूद
आपने मेहनत किया, आपने खुद डेवलप किया, इसके लिए आपको 35% एक्स्ट्रा। यदि आप कंट्रीब्यूशन करने को तैयार हो, मान लो भाड़े का 50% ही हम भाड़ा लेंगे, हम जो कंस्ट्रक्शन का कीमत है उसमें से 50% हम डालेंगे, 50% आप अलग करो। मेरा कहने का मतलब ये है, यदि आप 70% तो आपका खुद का एक हक बन जाता है। आज आपके पास मान लो 100 फुट का घर है, बिल्डर आपको 135 घर देता है, तो मैं आपको सेल्फ रिडेवलपमेंट करने से आपको 170 का तो मैं एरिया दे ही रहा हूं। ऊपर से 30% जो एक्स्ट्रा एरिया है, जो मैं मार्केट में बेच के आपको भाड़ा कॉर्पस देने वाला था, आज आप भाड़ा और कॉर्पस आप बोलेंगे मुझे नहीं चाहिए, लेकिन उसकी जगह में मुझे 30% एरिया दे दो, तो एक फ्लैट का सामने दूसरा फ्लैट बन सकता है। फिर भी आपका सवाल का जवाब देता हूं। आज के तारीख में हमारा FSI 1 है, किसी ने सवाल किया था, वो मैडम चले गई। एक FSI है, एक TDR है और एक 0.70 फंजिबल FSI। तो 0.70 जो फंजिबल FSI है, बराबर ना, वो तो अपन बेचेंगे, 0.70 फंजिबल FSI हम बेचेंगे, या 0.70 TDR का जो फ्लैट है वो बेचेंगे, बराबर। TDR का 0.30 हमारे पास रखेंगे, तो अपना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और अप्रूवल खर्चा निकल सकता। मैं वापस, एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आंकड़ा है, आंकड़ा में 19-20 का हो सकता है, लेकिन हम हकीकत में करेंगे। लेकिन मोटा मोटा जो शेजपाल मैडम ने पूछा, यदि आप बिल्डर के पास देते हो, आपको बहुत सारा रिस्क तो है, रिस्क मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन वो रिस्क को आप देते हुए अपने को जिम्मेदारी नहीं लेने का है, इसके लिए आप बिल्डर को देते हो, तो आप 35% एक्स्ट्रा एरिया ऐसे ही गवा, क्योंकि आप एक फ्लैट का सामने 30% का ही कॉन्ट्रीब्यूशन करने वाले हो। 70% तो आपका खुद का है ही है, वो 30% के लिए वो भाड़े से आपका लोन का हफ्ता भी चुका सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये भाई साहब बोलते हैं कि मुझे बिल्डर कितना दे रहा है, 35% दे रहा है, मेरे को 35% ही काफी। एक्स्ट्रा जो 35% एरिया है जो सेल्फ डेवलपमेंट करने से मुझे मिलने वाला है, वो भी मुझे नहीं चाहिए, ठीक है ना। वो आपको सोसाइटी को मैं दूंगा, सोसाइटी दूसरे को बेचो, जो पैसा आएगा, ताकि आपका कॉर्पस इन एडवांस देंगे कि फिर कंस्ट्रक्शन के बाद जब बनेगा तब मिलेगा, जैसे जैसे आएगा वैसा मिलेगा, ऐसा नहीं है। सोसाइटी मतलब किसका है? आज मान लो हम सोसाइटी है, अभी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन सब ने 1000 रुपए निकाले, तो 40 लोग बैठे, 40,000 मेरा जमा हो गया कि नहीं। लेकिन आप बोलेंगे कि मुझे 1000 रुपया नहीं चाहिए, बराबर ना, और मैं 1000 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करना चाहता है, ठीक है, बाकी का लोग जहाँ 100,000 की जगह में 1200 देंगे, मेरा 40,000 बनने के बाद मैं आपको 1000 रुपए मेरा आपका वापस दूंगा। तो इस तरह का भाईचारा में एक कॉर्पस बन के, एक मतलब एक यूनिटी बन के अपना काम आगे बढ़ सकता है। जो 35% जैसा मैंने बात किया, आपको 35% तो बिल्डर देने वाला तो वो मिल ही रहा है, आपको कॉर्पस जो बिल्डर 10 लाख देता था, अभी 15 लाख तो आपको कॉर्पस एज इट इज मिल रहा है, सेल्फ रिडोल में जा रहा है। फिर भी 15 लाख की जगह में और आपको 35% है जो एक्स्ट्रा एरिया, वो मुझे नहीं चाहिए, 2 फ्लैट नहीं चाहिए, वो भी आप सोसाइटी को सरेंडर करते हो, सोसाइटी जिसको चाहिए उसको देगा, और वो पैसे से आपको रिटर्न मिलेगा। क्योंकि आखिर में सेल्फ रिडेवलपमेंट में जो एडजस्टमेंट हो सकता है, वो एडजस्टमेंट अपने आप में हो सकता है। वो प्लान बिल्डिंग बनने के पहले, कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करने के पहले अपने आपस में जो समझौता हो सकता है, वो दूसरा जगह में नहीं हो सकता। जिस तरह से चाहिए, क्योंकि ये अपना जगह है, अपने लोग हैं, जिस तरह से चाहिए उस तरह से हम मोल्डिंग कर सकते हैं। एक क्ले है, वो क्ले के हिसाब से जैसा चाहिए वैसा बना सकते हैं। लेकिन आप बिल्डर को दिया तो बोलेगा आपको एक्स्ट्रा एरिया चाहिए, नहीं, मेरा प्लान ऐसे ही बनेगा, यही होगा, मैं नहीं कर सकता, मेरे को बेचना भी है, करना भी है, तो इतना एक्स्ट्रा चाहिए, आप ऊपर का फ्लैट ले लो, जो आपको 1000 का था, अभी 1200 का फुट लो, क्योंकि वो फ्लैट मैंने बनाया, और इतना रेट दे दो, इतने कैश दे दो, इतना करो, अपना डाल दे। और जो आप नहीं कर सकते, अपना जो वैल्यूएबल असेट जो आपने पूंजी गैस 40 साल से संभाल के रखा है, वो अपन दूसरे का हाथ में देके अपना जो एक्चुअल हकीकत में जो एम्पावरमेंट है वो हो सकता है।
तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एरिया मोटा मोटा दौर से मोटा मोटा जो बिल्डर आपको एक्स्ट्रा एरिया जो कमिट कर रहा है उसका डबल एरिया आपको मिल सकता है। डबल एरिया मतलब आज 500 है तो 500 ऐसा नहीं। जो बिल्डर ने बोला कि 20% एक्स्ट्रा एरिया देता हूँ, उधर आपको 40% मिले। कई सोसाइटी वाले बोलते हैं नहीं बिल्डर ने 20% बोला है, मुझे 20% मतलब कितना, मेरा 500 फुट का है, 100 फुट का घर एक्स्ट्रा मिलता है, बराबर ना। बिल्डर 100 तो दे रहा है मुझे, अभी और 100 देने के लिए मैं इस सोसाइटी का कमिटी के ऊपर क्यों भरोसा करूं? मैं काय को ये जिम्मेदारी लूं? मेरे को क्यों हमारा लैंड को मॉर्गेज किया जाए? नहीं नहीं, वो बिल्डर को बता दो। तो मेरा ये बोलना है, बिल्डर को आप अपॉइंट करते हो, आपका जमीन आप बिल्डर को हैंडओवर करते हो। जब आप अपना जमीन एक बैंक को मॉर्गेज करते हो, बैंक वाला उसका ब्याज में इंटरेस्ट रखता है, आपका लैंड के ऊपर और बेचने का इंटरेस्ट नहीं रखता है। जितना आपने पैसा उठाया उसका ब्याज उसको चाहिए, और जब वो पैसा दे रहा है आप समझ लो, जब वो 80% प्रोजेक्ट का कीमत आपको दे रहा है, उस आपसे ज्यादा उसको इंटरेस्ट है आपका प्रोजेक्ट लाने के लिए। यदि प्रोजेक्ट रुकता है तो उसका पैसा नहीं आएगा, ध्यान में आ रहा है? तो देयरफॉर देयर इज एन इंस्टीट्यूशन कॉल्ड मुंबई बैंक। मुंबई बैंक आपको 50 करोड़ तक एक सोसाइटी को कर्जा देता है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14%। वो आपका पॉलिसी मैं डिस्कस करूंगा, अपने पास वक्त है और मैंने पॉलिसी मराठी में भी लाया, इंग्लिश में भी है, तो मैं आपको ईमेल करूंगा, आप अपने लोगों में सर्कुलेट करो, समझ लो, और एक बार मिलेंगे। आज मिला तो डिस्कशन नहीं है, आज हमने शुरुआत किया, श्री गणेश आय नमः किया, उसके बाद गणेश का पूजा होगा, सरस्वती का पूजा होगा, फिर लक्ष्मी का पूजा होगा, फिर होते होगा पूजा होते रहेगा, डिस्कशन होते होगा, उसके बाद हमारा घर का भी वास्तु का पूजा भी होगा, बराबर ना। तो आपने शुरुआत किया है, होगा ना? चलो चल अभी सोसाइटी देखिए, इसमें क्या है इंपॉर्टेंट, सेल्फ डेवलपमेंट। मैं सेल्फ डेवलपमेंट क्यों प्रमोट करना चाहता हूँ, क्यों बोलना चाहता हूँ? इसमें आपके खुद सोसाइटी के पास कंट्रोल है, प्लान बनाने का कंट्रोल आपके पास है, एरिया डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास है, किसको बेचना है वो भी कंट्रोल आपके पास है। फ्लैट यदि बिल्डर देता है आपको, स्ट्रीट के बाद फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर देता है, यदि आपको लगा कि टॉप फ्लोर छोड़ देंगे, उसके बाद जितने भी फ्लोर है टॉप से हमारा अलॉटमेंट होगा। क्योंकि सवाल किसी ने पूछा था अलॉटमेंट कैसा होगा, चॉइस मिलेगा ना, चॉइस आपको मिलेगा। बिल्डर है तो बिल्डर क्या बोलेगा, नहीं मुझे टॉप फ्लोर 14 माला, 13 माला, 12 माला मुझे चाहिए। क्यों मुझे चाहिए? क्योंकि हाई राइज में मेरा कीमत ज्यादा मिलता है। आप लोग तो अभी ग्राउंड फ्लोर में फर्स्ट फ्लोर में था, उसको सेकंड फ्लोर में लेके जाता हूँ, या पहला और सेकंड फ्लोर शिफ्ट है तो थर्ड फ्लोर में मैं लेके जाता हूँ। आपको तो मैं हाइट दे रहा हूँ ना, आपको ऊपर का नहीं दे सकता। लेकिन आप यदि सेल्फ डेवलपमेंट करते हो, अपने ऊपर है, चलो मुझे 10वें माले के बाद या 7वें माले के बाद हमारा अलॉटमेंट करेंगे, क्योंकि 4-4 लिफ्ट रहेगा, 2-2 लिफ्ट रहेगा। ऐसा नहीं कि कोई आज के तारीख में हर बिल्डिंग में लिफ्ट रहता है, बैकअप बैटरी रहता है, तो अपने को तो ऐसा डरने का सवाल ही नहीं, सेफ्टी मेजर्स है। तो इसके लिए आपके पास लैंड है, आपके पास कंट्रोल है, आपके पास अलॉटमेंट करने का ताकत है। इसके लिए मेरा ये बोलना है, हाउसिंग प्रोजेक्ट सेल्फ डेवलपमेंट जाना ये हमेशा अच्छा ही। आगे बढ़ते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट नेसेसिटी, बराबर है ना। मेरा ये बोलना है, आज की तारीख में नियम जो है सेट हो, सवाल पूछा गया था मुझे, नियम क्या है, डेवलपमेंट प्लान क्या है। आज डेवलपमेंट प्लान या नियम में ऐसा है, आज की तारीख में आपको एक एफएसआई है, एक टीडीआर है और 0.70 फंजिबल एफएसआई 2.7 है। मैडम ने बोला कि नया डेवलपमेंट प्लान में, जैसा सवाल भी पूछा गया था, नया डेवलपमेंट प्लान का क्या होगा। नया डेवलपमेंट प्लान में 3.5 एफएसआई बताया। वो डेवलपमेंट प्लान नया आने को लगभग 2 साल लगेगा। अपने को 2 साल नहीं 3 साल लगने दो ना। यदि नया डेवलपमेंट प्लान में 2.7 से तो कम नहीं होने वाला है, 2.7 से बढ़ के मिलने वाला है। यदि बढ़ के मिला उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा, यदि नहीं बढ़ के मिला 2.7 तो है ही, अभी 2.7 है। 2.7 में मैंने जैसा बताया
कि आपको नॉर्मली आज की तारीख में बिल्डर 35% आपको देता है, उधर कम से कम आपको 70% एक्स्ट्रा एरिया मिल सकता है। आप करेंगे कितने बनाए 7 के बदले तो आपको दिया बनाने तो आप कितना देंगे? आप गलत मत समझना, मैं कोई बिल्डर नहीं और मैं कोई बिल्डिंग बनाने वाला नहीं, मैं तो जैसा कि खर्चा निकालने एडवाइजर है, एडवाइजर या इनका सवाल क्या है मैं समझ गया। यदि सेल्फ रिडेवलपमेंट जाते हैं, यदि आप once you pick up project, तो उसके बाद DCR आता है, तो I don't think you will be able to change. नहीं समझ लीजिए, प्लान मॉडिफाई नहीं एक बार होता है। plan नहीं sanction हो नहीं गया, एक मिनट मतलब जब तक आप कमेंसमेंट सर्टिफिकेट नहीं लेते, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट लेने के लिए आपका बिल्डिंग तोड़ना है, हाँ, बराबर है? बिल्डिंग प्लान पास होना है, तो जब बिल्डिंग खड़ी है तब बिल्डिंग प्लान पास होता है, हाँ, समझ लो। अभी बिल्डिंग प्लान पास हो गया, आईओडी आ गया 2.7 से, आपने सबने सही कर लिया, 1.7 हम लेंगे, बाकी का 1 FS है हम बेचेंगे, ताकि उससे जो पैसा आएगा उससे भाड़ा निकलेगा, खर्चा निकलेगा, ऐसा आपने सोच लिया, कर लिया, प्लान बन गया, प्लान अप्रूव भी हो गया, उसके बाद 3.5 FS हो गया, बिल्डिंग तोड़ा नहीं, 3.5 हो गया, तो उससे क्या होगा, जो 0.8 अपने को बढ़ के मिलता है, उस टाइम में यदि आपने को प्लान डेवलप चेंज करना है, आप चेंज कर सकते हैं। यदि नहीं करने का है तो अपन 2.7 से जा ही सकता है, एक बार बिल्डिंग टूट गया तो once फिर you नहीं start होगा। the project, एक बार आपने प्लिंथ डाल दिया, आपने प्रोजेक्ट चालू किया, 1 फ्लोर गया, फिर भी आपने सोच लिया चलो मेरे को 0.8 एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, 2 महीना 6 महीना मेरा नुकसान हुआ है ना, चलेगा, मैं तोड़ता हूँ, मेरे को नया प्लान बनाने दो। अगर 4 माला भी है तो तोड़ना पड़ेगा। कभी आपको जिस दिन तोड़ना है आप तोड़ो, ये आपके ऊपर निर्णय है। सो डोंट गेट कंफ्यूज, नया प्लान जब बनेगा तब बनेगा। हमारा मन बनाने के लिए, मेरे को बोलना दो, मन बनाने के लिए 1 साल लगता है, बराबर। उसके बाद प्लान पास करने के लिए, मतलब प्लान पास करने के बीएमसी में नहीं, आपस में 6 महीने से 1 साल लग सकता है, क्योंकि कम से कम 10-12 मीटिंग आपका आर्किटेक्ट और आपका होगा। प्लान आप अपने घर में डिस्कस करेंगे, अपने भाई लोगों से डिस्कस करेंगे, किस तरह से होगा, क्या होगा, तो मीटिंग में आएगा, डिस्कशन होगा, तो उधर भी आपको कम से कम 6 महीने से 1 साल लगेगा। तब तक नया प्लान आया, डीपी आया तो ठीक है, नहीं आया तो 2.7 तो है ही है, अपना उस हिसाब से प्लान बना सकते हैं। प्लान पास होने के बाद भी चेंज करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब तक कमेंसमेंट सर्टिफिकेट नहीं आता है, आपने आईओडी लिया, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट नहीं लिया, बिल्डिंग तोड़ा नहीं और नया डीपी आ गया, तो आपको नया डीपी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब नया डीपी के हिसाब से काम करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा एफएसआई यूज करना है। आपको 3 एफएसआई दिया है, मान लो आपने 2 एफएसआई से बिल्डिंग बनाया तो ठीक है ना, बीएफसी कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन उसके ज्यादा तो आप यूज नहीं कर सकते। 2.7 के ऊपर तो कम तो आने वाला नहीं है, 2.7 का ज्यादा ही आने वाला है। इसके लिए नया डीपी के हिसाब से जब आएगा तब देखेंगे, लेकिन आज 2.7 से अपना कामकाज शुरुआत कर सकते। तो आज जो है ना, पहला सेल्फ डेवलपमेंट में लोग डरते थे, क्योंकि बिल्डर अपना अपना अलग अलग ढंग से काम करते थे, चोरी करता था, फ्लावर बेड को आगे लेता था। लेकिन आज प्लान और एफएसआई फिक्स है। साहब का सवाल था कितना फ्लोर बनने वाला है। भाई साहब आप समझो, आपका एरिया 1676 स्क्वायर मीटर कुछ है, मान लो -114 मान लो 1600 फॉर द सिंपलिसिटी 1500 ये सेटअप वगैरह जाने के बाद 1500 स्क्वायर मीटर, 1500 स्क्वायर मीटर के ऊपर मल्टीप्लाई बाय 2.7 उतना ही बांधकाम होने वाला है। उसके ऊपर से 1 स्क्वायर फुट बांध आप बांधकर आप भी नहीं कर सकते हो, बिल्डर भी नहीं कर सकते, क्योंकि रूल फिक्स है। यदि 3.5 होता है तब मल्टीप्लाई बाय 3.5। तीसरा सवाल इनका था हाइट का रिस्ट्रिक्शन। यस, मेरा हिसाब से इधर 14-15 माला तक कोई तकलीफ नहीं है। हाइट का रिस्ट्रिक्शन हमें एयरपोर्ट का एविएशन डिपार्टमेंट से निकालना होगा, तो बिल्डिंग का पहले ही हम लोग निकालेंगे, उसको कितना होगा, कैसा होगा, जैसा अलग अलग जो परमिशन लगता है वो बिल्डर बिफोर इवन कंस्ट्रक्टिंग द प्लान
आर्किटेक्ट को अपॉइंट करते हैं, आर्किटेक्ट उधर एप्लीकेशन डालते हैं और गवर्नमेंट का ऑलरेडी सेट है मुलुंड में गोकुल श्याम का इतना हाइट के नीचे ही होना चाहिए। तो मान लो 14 माले का परमिशन है, लेकिन आपका एफएसए 15 माले का तक जाता है 2.7, तो 15 माला आप नहीं बना सकते। आप भी नहीं बना सकते, बिल्डर भी नहीं बना सकते। जो आप नहीं बना सकते हो बिल्डर भी नहीं बना सकते। इसके लिए जो हाइट नहीं, लेकिन ब्रेथ तो हो सकती है। ब्रेथ में भी प्रॉब्लम है। लिमिटेशन हो जाए। नहीं मैं आपको ब्रेथ में भी प्रॉब्लम्स है। जैसा कि आपका मुझे प्लॉट देख के बहुत अच्छा लगा क्योंकि ओपन स्पेस ज्यादा है, ठीक है ना, और आपको 6 मीटर छोड़ना है वो भी छोड़ सकता है। 1,500 स्क्वायर मीटर का है, प्लॉट बहुत अच्छा है, आइडियल प्लॉट है। दो तो इसके लिए बैडमिंटन कोर्ट है, हाँ? दो बैडमिंटन कोर्ट है। नहीं, बहुत अच्छा है। Major advantage is this is a very square plot. या स्क्वायर प्लॉट है, कोई वेस्टेज नहीं हो रहा है। इसके लिए यदि ऊपर नहीं जा सकते हैं तो अपना पार्किंग का जो जगह है जो स्ट्रीट का है तो हम बेसमेंट भी ले सकते हैं। 1 बेसमेंट 2 बेसमेंट वो साइज का प्लॉट है। क्योंकि कई जगह में बेसमेंट क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपको रनवे का जगह नहीं रहता। 1000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है तो अलाउ नहीं करता है, 1,500 को ऊपर ही चाहिए। तो बहुत सारा एडवांटेजेस है, तो इसलिए एफएसआई पूरा यूज करने का प्रयास कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि वो, और जो हकीकत में आप बैठ के अपना दिमाग लगा के 4 आर्किटेक्ट के पास मीटिंग लगा के, हमारे जैसे कंसल्टेंट को हमने जब अपॉइंट किया तो हमारे पास भी 10-15 आर्किटेक्ट है, उनको भी हम इन्फॉर्मली डिस्कस करते हुए तो आपको सॉल्यूशन दे सकते। वो भी बिल्डिंग तोड़ने के पहले, बिल्डर को अपॉइंट करने के पहले, कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करने के पहले। तो अभी रूल रेगुलराइजेशन हुआ है, इसके लिए सेल्फ रिडेवलपमेंट आ जा सकते हैं। उसके बाद आपका मोटो जो है प्रॉफिट नहीं है, आपका मोटो है क्वालिटी घर करना, अच्छा घर करना जो तंदुरुस्त हो। वो बिल्डर शायद अपना प्रॉफिट बनाने के लिए इधर ना कुछ कॉम्प्रोमाइज भी करता है। उसके बाद बिल्डर के साथ जब जाते हैं, बिल्डर का पार्टनर के अंदर डिस्प्यूट हो सकता है, बिल्डर के पास पैसे का डिस्प्यूट हो सकता है, और दूसरा कभी कभी सेल नहीं होता है तो उसका डिस्प्यूट भी बढ़ता है। 80 फ्लैट 2 आदमी को बेचता है तो भी डिस्प्यूट बन जाता है। लेकिन यदि सोसाइटी करता है, अपने आपस का एक बार टाइटल क्लियर कर देते हैं, हम वो कर देंगे तो डिस्प्यूट भी कम हो सकता है, क्योंकि अपने लोगों में And it will not be a matter of litigation. इट विल नॉट बी मैटर ऑफ लिटिगेशन। कितने बिल्डिंग्स लिटिगेशन क्यों होता है? एक बिल्डर को आप देते हो, उसके पास पैसा नहीं रहता है कोई भी कारण से, फिर एक जॉइंट वेंचर लेता है। जॉइंट वेंचर लेने के पहले ही उसने अपने को कॉर्पस देने के लिए, भाड़ा देने के लिए किसी से एग्रीमेंट किया रहता है, प्री सेलिंग किया रहता है, उसका एमओयू बनता है, और नया आदमी को वो मालूम नहीं रहता और बताता भी नहीं। वो सोचता है इससे पैसा आएगा तो उसको देगा, लेकिन उसको दे नहीं सकता है। तो दोनों पार्टी के अंदर डिस्प्यूट आता है और 10-10 साल फिर हाई कोर्ट में, कंज्यूमर कोर्ट में मैटर चलता रहता है। तो ये डिस्प्यूट आप मिटा सकते हैं। बिल्डिंग तोड़ने के बाद और आईओडी आने, मतलब तोड़ने के बाद कमेंसमेंट के बीच में जो कैसा होता है, इंश्योरेंस तो नहीं होता है, अपने आप में बिल्डिंग है, अपने लोग है, तो आईओडी आया मतलब प्लान पास है। अभी बिल्डिंग तोड़ने के बाद कमेंसमेंट आना ही है, उसके लिए जो प्रिकॉशन चाहिए तो प्रिकॉशन अपने लोग ही लेते हैं, अपना आर्किटेक्ट लेते हैं, अपना कॉन्ट्रैक्टर लेते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को भी उसी टाइम अपॉइंट किया रहता है, तो प्रोजेक्ट इंचार्ज रहता है, कमिटी रहता है। तो जितने भी चेक्स एंड बैलेंस है, जिसको हम बोलते हैं कि एक आपने सोचा, उसके बाद आर्किटेक्ट ने देखा, हमने वेरीफाई किया, हमारा कॉन्ट्रैक्टर ने वेरीफाई किया, बीएमसी का अधिकारी ने वेरीफाई किया, इसके बाद और इंश्योरेंस कंपनी कुछ नहीं देती। इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम लेके आदमी मरता है तो देगा, यदि एक्सीडेंट होता है तो देगा, लेकिन इसमें वो बिल्डिंग गिरेगा तो देगा, इंश्योरेंस बिल्डिंग गिरेगा तो देगा, लेकिन ऐसा प्रोसेस में नहीं देते। अभी देखिए, इधर आपका कॉन्ट्रैक्टर रहता है, पहला आप बताते हो आर्किटेक्ट प्लान बनाएगा, किस तरह से बिल्डिंग बनने वो बताएगा, उसके बाद बीएमसी प्लान पास करेगा, बीएमसी प्लान पास करने के बाद आप आर्किटेक्ट कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करते हैं, बराबर। या आर्किटेक्ट अपॉइंट होने के बाद टेंटेटिव प्लान आपने पास किया, इमीडिएटली टेंटेटिव प्लान से कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करने के बाद कॉन्ट्रैक्टर को हमने जवाबदारी दिया, हमारा आर्किटेक्ट ये है, ये प्लान पास करने का खर्चा आप करो, वो खर्चा करेगा, प्लान पास होगा। प्लान पास होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, लोन लेते हैं। आपने पूछा लोन कब मिलता है? लोन जब तक प्लान पास नहीं होता है तब तक आपको नहीं मिलेगा। अभी प्लान पास करने का खर्चा जब हम कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करते हैं, उसके पास डेवलपमेंट एग्रीमेंट बनता है,
कॉन्ट्रैक्ट के साथ कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट बनता है। कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट उसका ताबा नहीं देंगे, लेकिन कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट बनेगा। उसमें कंस्ट्रक्शन हम ये बताएंगे आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 2000 रुपया पर मंथ कॉस्ट का सोसाइटी, नॉट फॉर द रजिस्टर। नहीं रजिस्टर। जब कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर के लिए जब बिल्डर आप कॉन्ट्रैक्टर को बुलाएंगे उस टाइम में रजिस्टर आएगा। उस टाइम में जब रजिस्टर आएगा, ठीक है ना, उस टाइम में रजिस्टर का जो भी खर्चा है या उधर का जो खर्चा अपन देख लेंगे। बट दोज आर गोइंग टू बी वेरी 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 नॉमिनल। डोंट वरी। नाउ यू मे से 25,000 rupees per flat is a big amount. Let us say yes, it's a big amount. But when you compare the cost of the project, which is going to be not less than 50 crore, उसके बाद मान लो आपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ एग्रीमेंट किया, हाँ, उसको प्लान पास करने को बोला, प्लान पास किया, उसके बाद आपका आईओडी आता है। आईओडी आने के बाद आप खाली करते हो। उस टाइम में खाली करते टाइम सोसाइटी, कॉन्ट्रैक्टर और मेंबर उनका बीच में भी एग्रीमेंट बनेगा, उसका भी स्टैम्प ड्यूटी होगा, उसका भी रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद आपका आप फ्लैट खाली करो, तब तक खाली नहीं, बिल्डर को देते हो, उधर भी एग्रीमेंट बनने वाला है, उसके ऊपर भी स्टैम्प ड्यूटी बनने वाला है, बराबर है। जब बिल्डर घर बना के आपको देता है उस टाइम में भी आपका नया एग्रीमेंट बनेगा, स्टैम्प ड्यूटी होगा, रजिस्ट्री होगा, उसमें कोई नई बात नहीं है। उल्टा मैं आपको बोलूंगा, जब आप कॉन्ट्रैक्ट को अपॉइंट करते हो 5% स्टैम्प ड्यूटी जो डेवलपमेंट एग्रीमेंट में बनता है वो आपको नहीं देना। आपको 1% रजिस्ट्रेशन होता है वो नहीं देना। आपको उधर भी बचत होता है। जब लेकिन आप जब नया फ्लैट का एग्रीमेंट बनेगा उस टाइम में सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी। भाई साहब ने एक सवाल पूछा, उसको वापस रिपीट करता हूँ, आपका वैट क्या होगा? वैट जो है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में मटेरियल के साथ जो वैट आएगा वही आएगा, और जो कॉन्ट्रैक्टर को जो आप देते हो उसके ऊपर सर्विस टैक्स आएगा, बराबर ना। तो अलग से नया जब एग्रीमेंट बनता है, जो बिल्डर आप नया मेंबर को बनते हो उससे पैसा लेते हो, तब उसके ऊपर वैट आएगा, सर्विस टैक्स आएगा, उसको लगेगा नया वाले को, लेकिन अपने वाले को सिर्फ मटेरियल में जो लगता है वही लगेगा, और कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर लगेगा वही लगेगा। तो इसके लिए उधर भी आपको जो बचत है वो हो सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, कोई भी बिल्डर जितना प्रॉफिट करता है हकीकत में जो दिखाता है उसके ऊपर 30% इनकम टैक्स। अच्छा, बराबर, जितने प्रॉफिट करता है। लेकिन यदि सोसाइटी सेल्फ रिडेवलपमेंट करता है अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी, आपको कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। यदि इनकम टैक्स लगता भी है, जो बिल्डर का लगने वाला है उससे ज्यादा तो लगेगा नहीं। वो बात नहीं है, लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मैं देता हूँ, आज की तारीख में नहीं लगेगा। हाँ बराबर है ना। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देता हूँ, बहुत सारा जजमेंट देता हूँ, जहाँ सोसाइटी ने एडिशनल फ्लैट कंस्ट्रक्ट किया, जहाँ 10 फ्लैट है उधर 12 फ्लैट बनाए, 2 फ्लैट बेचा है, तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट किया है उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगा। बिल्डर जो बेचता है, बिल्डर को इनकम टैक्स लगेगा, लेकिन हम सेल्फ रिडेवलपमेंट करके जब फ्लैट अलॉटमेंट करते हैं, मेंबर को देते हैं, उसके ऊपर इनकम टैक्स भी नहीं लगता। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है, जो टैक्सेस गवर्नमेंट को 5% स्टैम्प ड्यूटी जाता है, रजिस्ट्रेशन 1% जाता है, 6% प्लस वैट में कुछ खर्चा होता है, प्लस आपका इनकम टैक्स है वो भी बचता है। मैं वो बचता है इसके लिए आप सेल्फ रिडेवलपमेंट जाओ ये भी नहीं बोलता हूँ, लेकिन जो रिस्क बिल्डर को देने से है उससे ज्यादा बेनिफिट आप सेल्फ रिडेवलपमेंट में, क्योंकि कंट्रोल अपने पास रहता है। अपना बिल्डिंग बनता है बीएमसी का प्लान के साथ, तो ओनली बीएमसी के साथ ही अपने को जाना है, जो भी अप्रूवल लेना है वो बीएमसी से ही लेना। बीएमसी के फिर फायर ब्रिगेड है, बीएमसी के संबंधित प्लान अप्रूवल के लिए लगता है एयर एविएशन का एनओसी, तो फिर ट्रैफिक का लगता है, ये सब बीएमसी के पीडब्ल्यूडी एयर एविएशन, ये अप्रूवल का जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का जो लगता है उतना लगेगा, कोई पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का लगेगा, कोई एनवायरमेंट का लगेगा, ये जो जो डिपार्टमेंट का है वो लगेगा, वो सब कॉन्ट्रैक्टर आर्किटेक्ट करेगा। जब तक कोई अप्रूवल नहीं मिलता है आपको कोई काम करना नहीं, और बिल्डर भी वो नहीं करना। जब तक नहीं आ जाता तब आप बिल्डिंग खाली भी नहीं कर सकते। जब तक आपका प्लान पास नहीं होता है, जब तक आईओडी नहीं होता है, तब तक आपको बैंक का लोन नहीं मिलेगा। नाउ कमिंग बैक टू द इश्यू, लोन कब मिलेगा?
जब आपका अगला 10-15 मिनट में खत्म करूंगा, जब आपका आईओडी पास होगा, जब प्लान पास होगा, उसके बाद ही आपको कर्जा मिलेगा। दूसरा सवाल है पैसा। जो सवाल आपका था वही सवाल को आगे दोहराता हूं, पैसा कैसे मिलेगा। देखिए, एक तो आपको कर्जा लेना है तो आप कर्जा ले सकते हो, आपको कर्जा नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो एक्स्ट्रा एरिया है, जैसे मैंने बताया 0.70 आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है, 100 फुट आपका है, 0.70 आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है, अभी 30 फुट है। किसको किसको चाहिए, जो भी खर्चा आता है, हमारा आर्किटेक्ट आपको खर्चा बताएगा, जो भी खर्चा आता है उसके 20%, 30%, 40% ऐड करने का, अपना मेंबर को बोलने का कि आप ले लो। यदि बिल्डर है वो तो आपको क्या रेट लगाएगा हमको मालूम नहीं, लेकिन हमें मालूम है ना, हमें मालूम है कि आईओडी का खर्चा कितना आता है, अप्रूवल का खर्चा कितना आता है, प्रीमियम कितना लगता है। अपना लोगों को 70% जगह देने के बाद खर्चा मार्केट में बेचने के पहले 20%, 30%, 40% जो एक फ्लैट के सामने दूसरा फ्लैट करने के लिए जो अपना मेंबर को देना है, उसमें हम लोग बोल सकते हैं आपको नॉमिनल रेट में लगेंगे 20%, 30% एक्स्ट्रा प्रॉफिट लगाएंगे। अभी आप बोलेंगे प्रॉफिट क्यों लगा रहे हैं, प्रॉफिट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि कल मान लो रेट बढ़ गए, कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा आता है, तो इसके लिए यदि बिल्डर 100% लगाता है, उधर हम 100% नहीं लगाए। जब बिल्डर बोलेगा कि 10,000 मेरा खर्चा होता है, मैं 20,000 में बेचूंगा, हम 10,000 खर्चा होते तो 12,000 में बेचेंगे, अपने लोगों को ही देना है ना। तो जो एक्स्ट्रा एरिया लेता है उसको अपन वो दे सकते हैं, और वो पैसे से आप आईओडी ले सकते हैं, अप्रूवल का खर्चा कर सकते हैं, लोन उतना आपको कम लेना। दूसरा, आपको नहीं लेना है, हम इन्वेस्टर को बुला सकते हैं, अपना फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, हम इधर बैनर डाल सकते हैं, होर्डिंग लगा सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, और 3-4 कैंप इधर लगा सकते हैं। हम ऐसे ऐसे प्लान बनाया, हम बेचना चाहते हैं, जिसको भी आना है तो 3-4 न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट किया तो अपना आ सकता है, और उनको बोल सकते हैं कि जमीन का कीमत 70% है, रजिस्टर्ड सोसाइटी है, हमारा प्लान ऐसे ऐसे होने वाला है, आप 50% पेमेंट सोसाइटी के नाम से चेक से दे दो, क्यों पूरा अमाउंट जो है चेक से रहेगा। उस सोसाइटी जो आदमी डील करने वाला सोसाइटी से करेगा, जब 50% वो देगा उसको आप मेंबर बना दोगे, मेंबर बनाते हैं तो उसके पास एक सिक्योरिटी आता है और एग्रीमेंट बनता है, अलॉटमेंट लेटर होता है, इसके वो आदमी 50% भी आपको पैसा दे सकता है, जो भी आप तय करो, बराबर। और लोग देंगे, क्यों देंगे, क्योंकि अपना रजिस्टर्ड सोसाइटी है, जमीन अपना नाम से, कन्वेंस अपना पास है, अपना पास प्लान अप्रूव्ड है। बिल्डर को देके जो अनजान आदमी है, उसका कोई मालूम नहीं है, लेकिन अपना रजिस्टर्ड सोसाइटी है, जहाँ कमिटी है, सब कुछ देखा है, अपने खुद का फ्लैट हम ये बेचने, आप खाली करने के पहले ही होगा। ये जो है ना, आपका प्लान पास होता है, आईओडी आने के लिए 6 महीने, मतलब कमेंसमेंट आने के लिए 6 महीना लगता है। ये 6 महीने के टाइम में अपना जो फ्लैट है, अपन पूरा अपना रिलेटिव, फ्रेंड्स, हैंडबिल, इधर से उधर से इन्वेस्टर को बुला के अपना हिसाब से बेच सकते हैं, अपना रेट से बेच सकते हैं, और उनको मेंबर बना सकते हैं, क्योंकि आप उस आदमी को मेंबर बनाने वाले हैं, वो मेंबर बनने वाले हैं, आपका सोसाइटी मेंबर बनेगा, मेंबर बना के फिर उससे पैसा लेगा। जब आप मेंबर बना के उससे पैसा लेते हो तो उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता कि अप्रूवल के लिए कितना खर्चा लगता है, प्रीमियम कितना लगता है, वो आर्किटेक्ट फीस कितना लगता है, वो जो एस्टिमेट है आज के तारीख में मैंने किया नहीं। Not approval, before sanction of plan. पेपर अप्रूवल ही हो गया ना। Yes, and IOD. आईओडी, इंटीमेशन ऑफ डिसअप्रूवल। तो बिल्डिंग खाली करने के पहले जितने भी अप्रूवल लगता है, वो अप्रूवल क्या क्या लगता है, उसका कितना खर्चा है, कितना प्रीमियम देना पड़ेगा, ये जो एस्टिमेट है वो आज के तारीख में मैंने नहीं किया, उसका अलग से एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना। प्रोजेक्ट रिपोर्ट यदि आप बोलेंगे ठीक है हमें सेल्फ डेवलपमेंट में जाना है, तो आप बोलो कि ठीक है हमें ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट करके दो, फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम बनाएंगे, एस्टिमेट निकालेंगे, रिलेवेंट क्लॉज बताएंगे, उसका सर्कुलर देंगे, वो आपके बीच में सर्कुलेट करेंगे, और उसके बाद उसके ऊपर चर्चा हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि मुझे घर में खाना बनाना है कि बाहर से लाना है, घर में खाना बनाने को मैं सोचा भी नहीं है, तो उसका एस्टिमेट दे दो, आज की तारीख में मेरे पास नहीं। I have not come with that preparation. Today I have come with the preparation that I have to make up your mind, I have to brainwash your mind. Rather मैं आपको बताऊं कि आपको सेल्फ डेवलपमेंट में जाने से कितना फायदा है और उसमें क्या प्रोसेस रहेगा। वो आदमी जितने आपने फ्लैट का रकम दिया है, आप सोसाइटी का मेंबर हो,
उन्होंने भी 50% दे के हाँ। तो अपने ही फ्लैट बनाने के लिए उसने पैसा दिया है, हाँ, उसको मेंबर बना दिया। तो बिल्डिंग बनाने का जितना आपका जरूरत है उतने उसका भी जरूरत है। अच्छा, तो वो कौन सा दादागिरी करके आपको स्टॉप करेगा, काम नहीं करेगा। हाँ, यदि ऐसा वाला है तो अपन पहले इंटरव्यू भी लेते हैं ना। हम जो आदमी को अपॉइंट करने वाला है, जिसको फ्लैट बेचने वाले 5-6 बार उससे भी इंटरव्यू लेंगे, पैसा किधर से लाने वाला है, आप किधर से लोन लेने वाले हैं, आप कौन हो, क्या हो। क्योंकि आधे गेरे को हम अपॉइंट नहीं करने वाले हैं। अच्छा, इनका पहचान वाले हैं, इनका पहचान वाले हैं, तो इनको पूछेंगे, करेंगे, कौन सा कंपनी में क्या करता है, तो फिर अपॉइंट करेंगे ना। उसका उतना ही हक रहेगा, उसका उतना ही वो हिसाब से ये, हाँ, थॉट प्रोसेस वही हिसाब से करना। हाँ, वही। यदि आप आईओडी के पहले 50% पैसा लेके ऐसे इन्वेस्टर किसी को लाना चाहते हो तब होगा। यदि आप कर्जा लेते हो, समझ लो, तो फिर तो आप कर्जा ले लो। कर्जा लेता है तो फिर आप बिल्डिंग सब बनने के बाद फिर फ्लैट बेचो, जो प्रॉफिट और आपको ज्यादा मिलेगा। कर्जा कैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, वही मेरा डिस्कशन है। तो यदि कर्जा नहीं लेना है, आप इस तरह से कर सकते हो। यदि आप कर्जा लेना चाहते हो, आपको मुंबई डिस्ट्रिक्ट बैंक 50 करोड़ तक लोन देता है। आपको अपना फ्लैट मॉर्गेज नहीं करना है। आपको जो मॉर्गेज करना है आपका जमीन, हाँ? और जो फ्लैट बिकने वाला है, जो फ्लैट बिकने वाला है, सेलेबल 1 FSI का, बराबर ना, वो आपको मॉर्गेज करना है। और उसके ऊपर आपको 80% 80 to 85% कर्जा मिलता है। सिर्फ 15% ही आपको कंट्रीब्यूट करना है। वो 15% हमेशा के लिए रहेगा कि जैसे जैसे स्लैब बढ़ेगा तो ये हिसाब से कम होता जाएगा, रिड्यूसिंग रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूसिंग है, 14% है। जितना शुरुआत में आपने मान लो 10 करोड़ का लोन सैंक्शन करके लिया, हाँ, अभी लोन किस किस के लिए मिलता है? लोन मिलता है आपका मान लो 2 साल का भाड़ा, अब 4 साल का भाड़ा पकड़ेंगे। प्रोजेक्ट कॉस्ट जो हम पकड़ेंगे 4 साल का प्रोजेक्ट कॉस्ट पकड़ेंगे, 4 साल का भाड़ा, भले 2 साल का लगता है, हमको मालूम है 2 साल में बिल्डिंग बनता है, हम 4 साल का पकड़ेंगे। तो 4 साल का भाड़ा भी, कितना भाड़ा चाहिए आप तय करो। आप बोलेंगे इधर 50,000 चलता है 50,000, आप बोलेंगे 60,000 60,000। आप जो इधर का लोकल जितने भाड़ा चाहिए, बिल्डर से हम नेगोशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि हम ही कर रहे हैं। हमको कितना भाड़ा चाहिए आप तय करो ना। आपने तय कर दिया तो जो भाड़ा लगता है वो हम लेंगे। उसके बाद जो अप्रूवल के लिए प्रीमियम लगता है, आपको फंजिबल प्रीमियम देना पड़ता है। फिर आपका अप्रूवल का आर्किटेक्ट का फीस है अपना। फिर कॉर्पस हम एस्टिमेट नहीं कर सकते, कॉर्पस छोड़ के बाकी का सब खर्चा हम लिख सकते हैं। उसमें से 15% आपको डालना है, जो आज सिंगिंग फंड होगा, रिपेयर फंड होगा। यदि आपने सोचा आज से भी हम थोड़ा सा फंड एक्स्ट्रा निकालेंगे, वो आप वापर सकते हैं। 25 से 50 लाख तक, मान लो आपके पास 32 फ्लैट है, हर आदमी ने 1-1 लाख रुपए निकाला और आज आपके पास 18 लाख जमा है। 50 लाख यदि आपके पास है तो शुरुआत का जो खर्चा है वो आप आईओडी तक का कर सकते हैं। एक एस्टिमेट, एक लंबा कहानी यदि बोलना है तो 1-1 लाख रुपए आप निकालो। और 1-1 लाख रुपए आप नहीं निकाल सकते ऐसा नहीं, और आपके पास आज 12-15 लाख नहीं है ऐसा भी नहीं, अपन कर सकते। मेरे पास कोई एस्टिमेट नहीं है, लेकिन मोटा मोटा जो है 2-2.5 से लेके 3,000 रुपए पर स्क्वायर फुट। कितना कंस्ट्रक्शन होएगा? No, once you are एक interested, मिनट, कंस्ट्रक्शन आपका 1,500 स्क्वायर मीटर का है। हाँ, 1,500 स्क्वायर मीटर का आपको एफएसआई मिलेगा, 1,500 स्क्वायर मीटर का टीडीआर मिलेगा। कितना हो गया? 3,000 स्क्वायर मीटर हो गया। 3,000 के ऊपर 0.7 आपका फंजिबल एफएसआई है। मेरा ये बोलना है, जब मैं हकीकत में शुरुआत में बोला है कि मेरे पास कोई एस्टिमेट नहीं है, मैं कोई एस्टिमेट नहीं लेके आया, फिर भी मोटा मोटा में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना हो सकता है, प्रीमियम इतना हो सकता है, वो मैं बताया। अभी आप बोलेंगे कितना स्क्वायर फुट बनने वाला, कितना फ्लोर बनने वाला है, जब तक प्लान ही मेरे पास नहीं है तो 14 माला बनने वाला कि मैं बोलूंगा कि 16 माला बनता है और उधर एलिवेशन बोलता है 14 माला के ऊपर नहीं बन सकता है, फिर मैं गलत हो जाऊंगा ना। फिर आपने वो पहला मीटिंग में ऐसा बोला था, अभी आप मुकर गए क्योंकि अभी आपको मालूम पड़ा कि सारे डेवलपमेंट जाने वाले हैं। तो जो चीज प्लान मेरे पास जब तक नहीं आएगा, क्या खाली घर खाली करने के बाद
बिल्डिंग बनाने के बाद सेल्फ रिडोल में जाता है तो क्या हमको मेंटेनेंस वगैरह भरना पड़ेगा? सवाल नहीं है, मेंटेनेंस वगैरह कुछ नहीं आता है। जब बिल्डिंग बन के नया बिल्डिंग फ्लैट आएगा उसके बाद आपका है, तब तक जो प्रोजेक्ट का जो खर्चा है वो सब प्रोजेक्ट के हिसाब से बनेगा, उसका वर्किंग होगा, डिटेल होगा और उसके प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगा। और जब हम तो 85% समझ लो, 85% जब कर्जा निकालने वाले हो, मेरे से ज्यादा आपसे ज्यादा वो बैंक वाला उसका पीएमसी जो कर्जा देने वाला है ना वो तय करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो देयरफॉर इवन प्लान पास होने के पहले, आईओडी होने के पहले, आर्किटेक्ट को अपॉइंट करने के पहला, ये सब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के हम प्राइमरी सैंक्शन हम बैंक से ले सकते हैं। बैंक का लोन रिलीज होगा आईओडी होने के बाद, सुन लो, बैंक का लोन सैंक्शन होगा, रिलीज होगा आईओडी होने के पास, प्लान सैंक्शन होने के बाद। हाँ, लेकिन उसके पहले आपको इन प्रिंसिपल सैंक्शन चाहिए, तो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के वो ले सकते हैं। ठीक है, आपका प्रोजेक्ट है, आपका प्रॉपर्टी कार्ड है, ये है, तो आपको लोन मिलेगा। और किस तरह से होगा? टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, मोटा मोटा नहीं, एक्चुअली हकीकत में हम लोग प्लान बनाएंगे, 14 माला होता है, 15 माला होता है, लेकिन कितना भी माला बनो, आपको 43,500 स्क्वायर फीट के ऊपर एक स्क्वायर फीट आप भी नहीं बना सकते, बिल्डर भी नहीं बना सकते। क्योंकि कई बार क्या होता है कि 43,000 स्क्वायर फुट है, एक फ्लोर में मान के चलो अपन 2,000 स्क्वायर फीट का फ्लैट बनता है, बराबर ना? तो अपना कितना बनेगा? 43 के लिए लगभग 22 माला बनेगा, बराबर? यदि स्ट्रीट छोड़ने के बाद, यदि 2 स्ट्रीट होता है वो 22 जगह में 24 बनेगा। यदि 3,000 स्क्वायर फुट उसने किया, 43,000 डिवाइडेड बाय 3 जो भी बने, तो इस तरह का वो प्लान जो है जैसे जैसा बनता है वो अपने को उस टाइम में देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, यदि बैंक लोन भी लेना नहीं है, जैसा शुरुआत में मैंने बताया था आपको, जो विले पार्ले में मैंने किया और जो बांगूर नगर में किया, मैंने क्या किया है, उधर कॉन्ट्रैक्टर को बिल्डर बना दिया, हमने आर्किटेक्ट अपॉइंट किया, हमने प्लान पास करके लिया, हमारा तय हो गया, इतना ही एरिया बिल्डर को बेचने को मिलेगा। उसके बाद वो बिल्डर हमने बुलाया और उस तरह से हमने कॉन्ट्रैक्ट अप्रूवल करके लिया, बराबर? ध्यान में आ गया? नो, कॉन्ट्रैक्टर जो है, बराबर, तो कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करके सब कुछ जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर को दे सकते हैं। इफ दैट इज डन, इन दैट केस दैट विल बी अनदर वे ऑफ डूइंग। तीसरा है, बैंक लोन मिल सकता है, कॉन्ट्रैक्टर थ्रू कर सकते हैं, इन्वेस्टर को लाके कर सकते हैं, 3 अलग अलग टाइप का फंडिंग हो सकता है। चौथा, आप खुद कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दूसरा जो है डॉक्यूमेंट एंड सिक्योरिटी। डॉक्यूमेंट एंड सिक्योरिटी में बहुत सिंपल है, एग्जिस्टिंग मेंबर एक्स्ट्रा एरिया लेता है, उसको हम अलॉटमेंट लेटर देंगे और उसके साथ एमओयू बनेगा, एग्रीमेंट बनेगा, और नया इन्वेस्टर को देते हैं तो उसको भी शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके साथ भी बनेगा। यदि मॉर्गेज करते हैं तो मॉर्गेज डीड बनेगा। जब कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट से एग्रीमेंट बनेगा, और जब नया फ्लैट आपको मिलेगा तभी भी आपका एग्रीमेंट बनेगा। और कॉन्ट्रैक्ट के साथ जब एग्रीमेंट बनता है उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी नहीं होता है। और जब आप नया फ्लैट लोगे, नया बिल्डिंग बनने के बाद, उसमें आपको सिर्फ स्टैंप ड्यूटी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नहीं आएगा और ज्यादा नहीं है। तो इंस्टीट्यूशनल लोन लेते हो तो आपका मॉर्गेज डीड बनेगा, जैसा मैंने बताया, मॉर्गेज ऑफ द प्रॉपर्टी, आपको मॉर्गेज डीड बनेगा। और कॉन्ट्रैक्टर का एग्रीमेंट करते हैं बार्टर सिस्टम में। कॉन्ट्रैक्टर में क्या होता है कि जैसे जैसा प्रिंट बनते जाता है वैसे वैसे एक एक फ्लैट उसको बेचने को देंगे। ऐसा नहीं कि सब फ्लैट एक ही बार उसको बेचने को देंगे, ताकि उधर भी कंट्रोल रहेगा। मान लो उसके बाद 20 फ्लैट हमने दिया, 20 फ्लोर बनाना है, तो जैसे जैसे एक एक फ्लोर बनते जाता है एक एक फ्लैट उसको बेचने को परमिशन देंगे, ताकि वो पूरा कंट्रोल अपना पास रहेगा, जिससे कि वो सब फ्लैट बेच के पैसा लेके भागे नहीं। तो इसके लिए वो एग्रीमेंट में ही रहेगा और जो जो हमारा डॉक्यूमेंट बनेगा उसमें भी रहेगा, ताकि लेने वाले को भी पता चलेगा कि वो बेच सकते कि नहीं बेच सकते। और हर एग्रीमेंट में हम ये लिखेंगे, जब तक सोसाइटी उसको कंसेंट नहीं देता है तब तक वो जो फ्लैट बिका जाता है कॉन्ट्रैक्ट थ्रू वो फाइनल नहीं। तो उसके बाद अपना गवर्नमेंट, हम तो गवर्नमेंट को बोलते हैं कि सेल्फ रिडोल में जाते हैं तो एफएसआई ज्यादा दो, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। तो जब आएगा तब देखेंगे। और
गवर्नमेंट तो ये भी बता रहा है कि सेल्फ रिडोल जाता है उसको प्रोसेस सिंप्लीफाई करो, लेकिन आज की तारीख में कुछ भी नहीं है जिससे आज तक गवर्नमेंट इंसेंटिव कुछ हो सकता है। और लास्ट है अपॉर्चुनिटीज। जैसा कि मैंने बताया कि आपको अपना रिश्तेदारों को सस्ता में घर दिला सकते हैं। दूसरा, आप खुद एक्स्ट्रा एरिया सस्ते में ले सकते हैं। और जो बिल्डर का जो एक्सपीरियंस नहीं है, कई बार गलत बिल्डर आता है, रीसेल करता है, तो ये सब रुक सकता है। अभी अकाउंटेबिलिटी है, ये सब चैलेंजेस है। सेल्फ रिडोलमेंट जैसे उन्होंने बोला कि मुंबई बैंक ने 14 नवंबर 2014 को ये जो पॉलिसी बनाया, लेट मी टेल यू, मुंबई बैंक का जो रीडेवलपमेंट का फंडिंग का जो पॉलिसी बनाया, उस पॉलिसी बनाते टाइम मुझे भी बुलाया गया, हमारे से भी डिस्कस किया, उसका डायरेक्टर ने डिस्कस किया, उसका जनरल मैनेजर ने डिस्कस किया, उसका लीगल वाला ने डिस्कस किया। उसके बाद एक पॉलिसी बना और इसमें भी कोई भी चेंजेस चाहिए पॉलिसी में, वो हमने सजेशन दिया, क्योंकि मुझे भी उसमें दिया गया। तो इस हिसाब से अपना जो प्लान, जो ये जो पॉलिसी है उसको चेंज हो सकता है। जैसे कि इस पॉलिसी में ये बताया गया, मैं मोटा मोटा में बताता हूँ, बोला कि 100% कंसेंट चाहिए। मैंने बोला जब गवर्नमेंट बोल रहा है कि 70% कंसेंट से हो सकता है, आप 100% कंसेंट क्यों दे रहे? तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम उसको रिलैक्स करें। दूसरा, उन्होंने बोला कि हम पूरा फ्लैट जो एग्जिस्टिंग मेंबर है और बेचने वाला है सब हम मॉर्गेज करेंगे। हम बोला वैसा नहीं होगा, जो बेचने वाला है उसको मॉर्गेज करो, जो एग्जिस्टिंग मेंबर का फ्लैट मॉर्गेज नहीं होगा। तो वो भी उन्होंने माना है। ऐसे बहुत सारा इश्यूज है, उसको रिलैक्सेशन होगा, 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा और 15% जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आपको एक ही बार नहीं देना है। जैसे जैसा वो मान लो 2 लाख आपको देता है, उसका 30,000 ही आपको देना है। बैंक हमको 2 करोड़ देता है, आपको 30 लाख ही डालना, ध्यान में है? तो इस तरह से बैंक जैसे जैसे पैसा देता है आपको वैसे ही देना है। यदि सब पेमेंट जितने भी बिल्डर से फ्लैट सेल करने से आता है वो सब एस्क्रो अकाउंट में जाता है। एस्क्रो अकाउंट मतलब बैंक में एक अलग अकाउंट होगा, उसका ऑपरेशन उसी प्रोजेक्ट के लिए ऑफर जाएगा। तो उससे क्या है कि सोसाइटी उधर का भी एक पीएमसी रहेगा, बैंक का भी एक पीएमसी रहेगा, हमारा भी एक पीएमसी रहेगा। उससे क्या होगा, हमारे ऊपर 85% पैसा देने वाला का नियंत्रण रहेगा, हमारे ऊपर भी कंट्रोल रहेगा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी कंट्रोल रहेगा। इस तरह का एक जो ये पॉलिसी है, ये बहुत सारा बड़ा पॉलिसी है, उसको आप बाद में समझ लेना। मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि सेल्फ रिडेवलपमेंट एक अच्छा मौका आपका सोसाइटी के लिए, क्योंकि एक तो 32 लोग है, दूसरा मौके का जगह में है, तीसरा आपके नाम से प्रॉपर्टी कार्ड है, आपके नाम से जमीन है जो बहुत सारा सोसाइटी में नहीं है, और आपके अंदर एकजुट है। हालांकि किसी लोगों को, जैसा सेजपाल साहब ने बताया कि हमारे पास कंट्रीब्यूशन के लिए पैसा नहीं है, 12 के नहीं, तो वो सब एडजस्टमेंट अपने आप में कर सकते हैं, प्लान बन सकता है, डिस्कशन हो सकता है ओपन माइंड से। आज के एक ही तारीख में, एक ही दिन में, एक ही घंटे में अपने को सब कुछ समझ जाए मुश्किल है। ऐसे मीटिंग बार बार हम लेते रहेंगे, 3, 4, 5 मीटिंग लेंगे, डिस्कस करेंगे, आपका जो वक्त है उस टाइम में करेंगे, उस तरह से आगे बढ़ेंगे।